अगर आपको भी एसएसटी के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो आज मैं जो आपको ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं ना पॉलिटिकल साइंस के, जो कि सिविक्स है बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छी ही नहीं लगती। बस ये क्वेश्चंस भी अगर आपने कर लिया ना तो आप बहुत ज्यादा अच्छा करोगे, क्योंकि बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको किसी भी कंडीशन के ऊपर मिस नहीं करना है। और अगर आपको ऐसे हिस्ट्री के भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखते हैं तो वो भी वीडियो अपलोडेड है, वो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। और उसी के साथ में ये वीडियो आप लोगों के लिए है, तो आप लोगों को एक बात बताता हूं कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो आपके पास में वीडियो सेव हो जाते, ताकि एग्जाम से पहले आप इसे देख पाओ। ये फीचर आप लोगों के लिए है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे सेव कर लेना ताकि आप एग्जाम से पहले इसे देख पाओ। सो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला ये जो क्वेश्चन आप देखो कि 2011 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 23 में पूछा गया और 17 में पूछा गया, लेकिन पूछने का तरीका सभी में अलग था। ये है कि डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद में सेकंड है कि डिस्क्राइब द 3 टायर सिस्टम ऑफ इंडियन फेडरेशन और हाउ द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। या फिर डिस्क्राइब द 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो भैया अब इन सभी का एक ही सॉल्यूशन है, मतलब कि आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में आपको बताना। तो भाई मैं इसको एक्सप्लेन करूं उससे पहले आप एक बार ध्यान से समझो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं सेंट्रल की और एक तरफ बात करते हैं हम लोग स्टेट की, ठीक है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट। तो आप ये बताओ कि पूरे के पूरे इंडिया की डिफेंस मतलब रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। पूरी दुनिया की करेंसी जो कि हमारे इंडियन के अंदर है वो है रुपीस, ये किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंकिंग की इस जिम्मेदारी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारी रूलिंग पार्टी है या फिर जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो इसको सारा का सारा लीड करती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता और इंडिया के अंदर पावर इसके पास में रहती है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट के आपने देखा होगा कि फोर्सेस जो होती है, हमारी आर्मी जो है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन आर्मी है। उसमें ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग, जैसे कि राजस्थान पुलिस होता है, दिल्ली पुलिस होता है, ये पंजाब पुलिस होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ आर्मी है, सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडियन फोर्स, एयर फोर्स, नेवी, ये सारी फोर्सेस हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास में क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में सभी के पास में अलग अलग पुलिस रहती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास में पॉलिसीज रहती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें किसके पास में आती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में। तो बस आपको यही चीजें इसमें एक्सप्लेन करनी है जो कि मैंने आप लोगों को इसमें बताया। अब देखो ध्यान से, अब इसमें मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे यूनियन लिस्ट क्या होता है कि द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 97 सब्जेक्ट। ये आपको मार्क कर लेना है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसीज, ये सारा का सारा यूनियन लिस्ट कंट्रोल करती है। फिर सेकंड आता है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट के अंदर क्या होता है? स्टेट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 66 सब्जेक्ट। इसमें क्या क्या होता है? इट कंटेन्स द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये हर एक स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि कुछ स्टेट्स के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो एग्जांपल है पुलिस को लेकर के, सेकंड है कॉमर्स को लेकर के, किसी स्टेट के अंदर कैसा कॉमर्स होता है, इरिगेशन को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, सभी के अलग अलग लॉज हैं, सभी के अलग अलग ट्रेड्स निकलते हैं, सभी की अलग अलग प्राइजेस चलती हैं। ये कौन करता है? ये स्टेट लिस्ट कंट्रोल करती है। फिर उसके बाद में एक आती है कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका नाम ही कॉन्करेंट से आप ये याद ध्यान रखो कि ये क्या होगी? ये होगी कॉमन। अब आपने ये थोड़ी देखा होगा कि जैसे कि कॉमन का मतलब ये है कि जो कि सेंट्रल भी ध्यान दे सकती है, उसके अंदर स्टेट लिस्ट भी ध्यान देगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, फिर सक्सेशन हो गया, ये सारे के सारे कौन कंट्रोल करते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट आती है, जिसके अंदर की स्टेट गवर्नमेंट और यहां पर यूनियन गवर्नमेंट, मतलब स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट से दोनों जो कॉमन है वो होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। और इसके अंदर कितने सब्जेक्ट आते हैं? इसके अंदर आते हैं 47 सब्जेक्ट्स। इस तरीके से आपको इसको लिखना होगा।
अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको इन क्वेश्चंस को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इनको समझिए। और उसी के साथ में भी जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द मल्टी पार्टी सिस्टम, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग सभी लोग ये बताओ कि सभी लोग, हम लोग बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, अलग अलग जगह के ऊपर रहते हैं, तो आज मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हो, मतलब कौन सी आपकी सिटी है और कौन सा स्टेट है। एक बार प्लीज 1 सेकंड रुक करके कमेंट करके बताना, ताकि मैं देख सकूं कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी जगह से देख रहे होते हैं। तो अब देखो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, इसके नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर एक से ज्यादा पार्टीज होंगे। ये किसके पास में, इंडिया के पास में। अब बोला गया कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ, तो एक बार आप खुद लॉजिकली सोचो, आंसर को भाड़ में जा रहे, तो सबसे पहले एक बार सोच के देखो कि जब बहुत सारे लोग होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि एक राजा है, ठीक है, जो कि राजा है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, और एक तरफ एक ग्रुप ऑफ पीपल जैसे कि ए है, बी है और सी है, इन सभी के पास में पावर है, मतलब अलग अलग पार्टीज है, जिसमें से हमने जो पावर है इलेक्ट करके कि भैया ये आदमी ठीक है, इसको दे सकते हैं। लेकिन अब देखो राजा ने कह दिया कि ऐसा होगा, ये पॉलिसी है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर तो भैया 3 लोग हैं, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो अगर ए बोलता है कि टैक्स होगा, तो बी बोलता है ऐसे कैसे होगा टैक्स, मैं तो नहीं अलाउ करूंगा, ये प्रोटेस्ट करेगा, उसकी बातें नहीं मानेगा। ये होता है मल्टी सिस्टम में। और इसमें इसमें सबसे बड़ी खराबी क्या है, इस सिस्टम के अंदर खराबी क्या है कि ये अपोज करेगा, फिर बी मान जाएगा तो सी अपोज करेगा। तो इससे क्या होता है कि जो डिसीजन है, डिसीजन को लेने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, वहीं पे इसके अंदर डिसीजन इंस्टेंटली हो जाता है। लेकिन इसके अंदर एक फायदा है कि इसके अंदर रॉन्ग डिसीजन नहीं होते, और उसी के साथ में पीपल्स का ओपिनियन मैटर करता है। अगर वो नहीं चाहते तो वैसी चीजें नहीं होती। ये इसकी अच्छाई और ये इसकी बुराई, आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इसको इसी तरीके से लिखेंगे कि इफ द सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर अ पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू अ पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और अलाइंस विद अदर, की मतलब अलायंस का मतलब होता है कि दूसरों के साथ में आना, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इसकी मेरिट्स क्या है, इसकी मेरिट्स ये है कि इट एनहांसेस द फेडरलिज्म इन डेमोक्रेसी। फिर सेकंड आता है कि पीपल्स कैन मेक अ चॉइस बिटवीन द सेवरल कैंडिडेट्स। किसी को अच्छा लगता है कि भैया मुझे तो बी कैंडिडेट अच्छा लग रहा है, मैं बी को इलेक्ट करूंगा। लेकिन राजा वाले केस के अंदर क्या है, भैया यही राजा है, इसको आप हटा नहीं सकते। अगर आप इसको हटाओगे तो ये आपको हटा देगा, जिंदगी से ही हटा देगा। समझ रहे हो, मतलब इस तरीके से आप समझो कि यार मैं ये चाहता हूं कि आपने इसको रटो नहीं, बस समझते जाओ, आपको सारी सारी चीजें क्लियर होती जाए। अब डीमेरिट्स से क्या होगा कि भैया नो वन पार्टी इज लाइकली टू गेन पावर एलोन, देयरफॉर इट लीड्स टू द डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। और वहीं पे बी के अंदर क्या होता है कि लीड्स टू द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड ऑफन अपीयर्स टू बी अ वेरी मैसी। कि यहां पर क्या होता है कि पार्टी के पास में, एक के पास में पावर नहीं जाती। जैसे कि अभी हमने देखा कि ए को तो इलेक्ट कर दिया, लेकिन जो बी वाला है इसके पास भी कुछ वोटर्स हैं, इसके पास भी कुछ पावर है, तो ये लड़ता है और कुछ पावर अपने पास में ले लेता है, जिस वजह से क्या करता है, इंटरफेरेंस करता है, काफी ज्यादा उसको प्रॉब्लम कर देता है। तो आप इसके अंदर सी पॉइंट में लिख सकते हो कि देयर इज डिले इन टेकिंग डिसीजंस। ठीक है, देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, वो ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। भैया बहुत सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी से आप क्या समझ रहे हो कि एक बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, बोलते हैं कि हमारी ये पार्टी है, हम आपके, जैसे कि क्या होता है कि आपके गांव के अंदर आपने देखा होगा, आपकी सिटी के अंदर एक, आपकी क्लास छोड़ो, ये सब छोड़ो, आपकी क्लास होती है, आपके क्लास टीचर होते हैं। जब कभी भी कुछ भी फंक्शन होता है, आपके क्लास टीचर आगे होता है, आपका क्लास मॉनिटर आगे होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप क्लास मॉनिटर को कहते हो, क्लास टीचर को कहते हो, क्लास टीचर उस स्कूल को कहता है। तो यही काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का, कि उसके अंदर बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, बोलते हैं कि आप लोग हमें इलेक्ट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपके लिए ही हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। और बताना है कि डिस्क्राइब एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सिंपल सा है, 3 कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले तो यहां पर वो लीडर्स रहेंगे, सेकंड रहेगा एक्टिव मेंबर्स रहेंगे, थर्ड रहेंगे फॉलोअर्स। अब पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। कि उनको पावर मिल जाती है गवर्नमेंट में रहने की, और वो इलेक्शंस हेल्ड करवाते रहते। बस ये होता है पॉलिटिकल पार्टी का मतलब। देन फिर इसके बाद मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है
अब देखो इसमें ध्यान से समझना, इसमें बोला गया कि व्हाट आर द 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेजोरिटियन पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। की जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी इसने ऐसी कौन सी 3 कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए थे। नेक्स्ट इसी में पूछा गया है कि डिस्क्राइब एनी 3 मेजोरिटियन मेजर्स एडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश अ सिन्हाला सुप्रीमेसी। फिर इसके बाद में देखो अब ध्यान से, यहां पर बोला गया कि एक्सप्लेन द 3 मेजर्स टेकन बाय द श्रीलंका गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द एक्ट पास्ड इन 1956। समझो कि सबसे पहले श्रीलंका के अंदर हुआ क्या था। श्रीलंका के अंदर जो तमिल लोग थे उनकी तमिल को यहां पे क्या किया था, इन्होंने एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ही नहीं माना था। आप मान करके देखो कि पूरी की पूरी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री तो कितनी बेहतरीन कंट्री है, इसके अंदर तो हमने एक लैंग्वेज ही नहीं कर रखा। हर एक स्टेट के अंदर, हर एक रीजन के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, उनकी अलग अलग वैल्यू रहती है। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि ये जो सिन्हाला का ये है, इसी को ही हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे, यहां पर हम लोग तमिल की नहीं मानेंगे। तो अभी किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है, ऐसे ऐसे एक्ट्स वो निकालते हैं, फिर उसके बाद में उस लैंग्वेज को ऑफिशियल नहीं बनाते, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती। बस यही आप इसमें एक्सप्लेन करो। तो हम लोग इसके अंदर लिखेंगे कि गवर्नमेंट अडॉप्टेड द फॉलोइंग मेजिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, जिसके अंदर की सबसे पहले 1956 में एक एक्ट पास किया गया टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज, थस डिसगार्डिंग तमिल, की तमिल को वहां पर एक्सेप्ट ही नहीं किया उन्होंने, सिन्हाला को किया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि द गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स, उन्होंने पॉलिटिक्स को फॉलो किया दैट फेवर्ड द सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। चलो लैंग्वेज को लेकर के नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो यूनिवर्सिटी की पोजीशंस थी और वहां पर क्या था, जो गवर्नमेंट जॉब्स थी वो भी किसको दिया, सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला एप्लीकेंट्स को। ये भी यहां पर सेकंड ये हुआ। फिर थर्ड ये हुआ कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, स्टेपुलेट दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड द फॉरेस्टर बुद्धिज्म, की वो उसी को ही प्रोटेक्ट करेगा। ये भी काफी ज्यादा एक मेजर प्रॉब्लम थी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, श्रीलंकन तमिल्स लेफ्ट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेजेस एंड कल्चर। तो अपने कल्चर और लैंग्वेज को लेकर के काफी ज्यादा सेंसिटिव थे, जिस वजह से उनके पास पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज ही ऐसी नहीं छोड़ी थी जो कि कोई एक बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर हो। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे आता है, वो आता है कि 1960s और 1970s के अंदर ऐसी सिचुएशन फेडअप हुई, एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड द रूलिंग गवर्नमेंट, तमिल पीपल स्टार्टेड आस्किंग फॉर अ सेपरेट तमिल इलम। तो इसका मतलब, इलम का मतलब ये होता है ये एक आइलैंड है जो कि है श्रीलंका के अंदर, जो कि इन्होंने बोला कि भैया हमें तो एक सेपरेट हमारा आइलैंड ही दे दो, श्रीलंका से अलग, हम लोग खुश रहेंगे। लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे, नहीं हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ, as a result the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time and it soon turned into a civil war, जिस वजह से उनके बीच में लड़ाइयां होने लग गई और सिविल वॉर में वो सिचुएशन कन्वर्ट होगी। सिविल वॉर का मतलब, ध्यान से सुनना है, आपकी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिविल वॉर क्या होता है। तो सिविल वॉर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वॉर जो कि विद इन अ कंट्री हो, कि मतलब कि दूसरी कंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंट्री के अंदर होता है, उसे हम लोग कहते हैं सिविल वॉर। जैसे कि एवेंजर्स की वो सिविल वॉर थी ना, उसी तरीके से ये भी सिविल वॉर का मतलब होता है कि विद इन अ कंट्री होता है। और वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट कंट्रीज होती जो कि मिल करके किसी के ऊपर अटैक करती हैं, इसीलिए हम लोग उसे वर्ल्ड वॉर कहते हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट ये आता है कि डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक है, ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, या फिर व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मेंशन इट्स टू एडवांटेज। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कोशिश करिए कि आप उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर डिफरेंशिएट करके लिखिए, ताकि वो आपके लिए भी आसान हो और टीचर के लिए भी आसान। तो हम लोग इसका डिफरेंस समझते हैं, बस एक काम करना, जब कभी भी आप पढ़ो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, तो एक साइड का याद रखो, दूसरे का उसके अपोजिट होता है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के अंदर क्या होता है कि इट इज आल्सो नोन एज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इन डेमोक्रेसी। वहीं पे क्या होता है इस साइड में, इट इज आल्सो नोन एज अ फेडरल सिस्टम ऑफ पावर डिवीजन। बस सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि ऑल द डेमोक्रेसीज इन गवर्नमेंट हैव दिस सिस्टम। और वहीं पे जैसे कि कुछ अब सेकंड जो वर्टिकल पावर सिस्टम रहता है, इसके अंदर क्या होता है कि डेमोक्रेसीज के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल के अंदर हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसीज कैन नॉट हैव फेडरल सिस्टम, बट इंडिया हैज एंड श्रीलंका डजंट हैव।
तो यहाँ पे इसकी ये कंडीशन होगी। फिर नेक्स्ट ये आता है कि जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग रहता है इसके अंदर 3 ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी रहते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और वहीं पे इसके अंदर क्या होता है कि इन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें लेवल्स के हिसाब से होता है कि इस लेवल के पास में इतनी पावर, इस लेवल के पास में इतनी पावर। लेकिन ये जो दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, इसके अंदर तीनों के पास में इक्वल पावर रहता है। इनके अलग अलग इंटरफेरेंस रहते हैं जो कि हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। एंड फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर कि हमें बोला गया है कि हाईलाइट द 3 मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन द फेडरेशन ऑफ कमिंग टुगेदर टाइप और होल्डिंग टुगेदर टाइप। और सेकंड ये आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बहुत ही सिंपल सी बात है भैया। एक तो होता है कमिंग टुगेदर कि ये सभी को हम लोग साथ में लेकर के आ रहे हैं, उन सभी को इक्वल पावर देनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात कर लेते हैं हमारी फ्रेंडशिप की, ठीक है। अब फ्रेंडशिप में क्या होता है, ठीक है, फ्रेंडशिप में क्या होगा कि भैया हम लोग सभी लोग साथ में आए, A+B किया और प्लस ऑफ हमने C किया, फिर C ने मिलकर के क्या बनाया, एक कोई नया हमने नया प्रोजेक्ट बनाया, नया कुछ भी बनाया, ये हो गया हमारी फ्रेंडशिप। तो ये जो केस हुआ जिसके अंदर कि आप लोग सभी लोग साथ में और आपने मिल करके कोई भी एक बिगर चीज बनाई, ये क्या होता है, ये होता है आपका कमिंग टुगेदर। वहीं पे होल्डिंग टुगेदर के अंदर क्या होता है कि आप लोगों के पास में इंडिपेंडेंट कोई भी पावर नहीं होती। जैसे कि अब यहाँ पर आपके पास में सभी के पास में कि इंडिपेंडेंट, किसी के पास में मनी होगा, किसी के पास में स्मार्टनेस होगी, किसी के पास में कुछ होगा, तो आप सभी ने आकर के एक बिगर यूनिट बनाए। लेकिन वहीं पे क्या होता है, दूसरी तरफ ये होता है कि भैया इसके अंदर ये नहीं होता। इसके अंदर पहले किसी के पास में पावर रहती है, फिर उसके बाद में वो क्या करता है, एक पर्सन होता है जो कि आपको पावर देता है, वही सी को पावर देता है, वही डी को पावर देता है और आप सभी को एक साथ होल्ड करके रखता है। ये क्या हो गया, ये हो गया होल्डिंग फेडरेशन। तो अभी हम लोग इसको समझते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास में कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में हम लोग लिखेंगे कि इट इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। आप सभी दोस्त एक साथ ही आए थे, आप लोगों की इच्छा से आए थे, ऐसे तो था नहीं कि आपको नहीं आना था, आप इच्छा से आए थे। लेकिन वहीं पे दूसरे के अंदर क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर के अंदर क्या होता है, जैसे कि लार्ज कंट्रीज डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। वो डिसाइड करते कि भैया स्टेट्स के बीच में, नेशंस के बीच में हमें किस तरीके से पावर को डिवाइड कर। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट। अब देखो सेकंड पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे कि अभी आप लोग सभी लोग दोस्त एक साथ आते हो, तो क्या किसी के ऊपर कोई रूल कर सकता है? सभी लोग इंडिपेंडेंट होते हो, उनके अंदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेकिन वहीं पे अगर वो किसी ने पावर आपको दी तो वो आपके ऊपर जज है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सिस्टम होता है। तो ये क्या होता है कि स्टेट पुल्स इन दियर सॉवरेनिटी, मतलब कि आपकी डिग्निटी और आपकी जो मतलब डिसीजन लेने की पावर है वो आपके पास में ही होती है कि आप चाहते हो कि ऐसी चीज हो तो होगी, नहीं चाहते हो तो नहीं होगी। फिर उसके बाद में आता है कि रिटेन आइडेंटिटी टू इंक्रीज दियर सिक्योरिटी। वो डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हो नहीं बढ़ाना चाहते, ये इंक्लूड नहीं कर। फिर नेक्स्ट आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट्स। यहां पर ये जो गवर्नमेंट होती है स्टेट से काफी ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि पावर उसी ने ही, सेंट्रल ने ही स्टेट्स को दी है। देन फिर इसके बाद में आता है कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर। यहां पे सभी के पास में इक्वल पावर है। आप सभी दोस्तों ने एक साथ कोई कंपनी स्टार्ट किया तो सभी की पोजीशन एक जैसी रहती है। नेक्स्ट फिर इसके अंदर आता है कि वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ अ फेडरेशन हैविंग अनइक्वल पावर। जैसे कि यहां पर इक्वल पावर सभी को नहीं दी जा सकती, यहां पे सभी के पास में अनइक्वल पावर होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन एज अ मीन्स टू मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स। फर्स्ट टाइप पूछा गया 2015 में, लेकिन 2018 के अंदर इसको चेंज कर दिया गया। बोला गया कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फिर नेक्स्ट 2023 के अंदर पूछा गया कि व्हाट इज द रैशनल फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि भैया ये डिसेंट्रलाइज करने की क्यों जरूरत है। अब एक बार आप खुद सोच के देखो, मैं आपको हर एक चीज ऐसी स्टोरी से समझाता हूं ताकि आप उसे लंबे टाइम के लिए याद रख पाओ। जैसे कि अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी सर को, ठीक हो, अब हम लोग मोदी जी सर से, आपको कोई भी एक प्रॉब्लम है, आपको मानो कि आपकी सिटी के अंदर एक प्रॉब्लम है कि भैया मुझे तो लाइट के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, तो क्या आप डायरेक्टली मोदी जी को कॉल करेंगे? नहीं, ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। तो अब आप क्या करेंगे? आप एक काम करेंगे कि आप अपनी सिटी के अंदर देखेंगे कि भैया आपके सिटी का जो भी एमएलए है, आपके रीजन के अंदर जो भी यहाँ पर एमएलए काम कर रहा है, आप उसको जाकर के कंप्लेंट करेंगे। फिर ये जो एमएलए
है वो पार्टी को जाके कंप्लेंट करेगा, फिर उसके बाद में पार्टी जो है ये मोदी जी के पास में नहीं जाएगी, ये जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कि भैया हमारा ये जो रीजन है इस रीजन के अंदर लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आने का क्या रीजन हो सकता है, नया प्लांट लगवाएंगे या फिर कोई भी व्यवस्था वो लोग करने वाले। तो इस तरीके से रहेगा, लेकिन आप डायरेक्टली वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो इससे क्या हुआ कि पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब एक दूसरा केस लो, यहीं पे जैसे कि सिटी तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, सिटी में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात कर देता हूँ, हमारा एक दोस्त है श्याम, जो कि क्या करता है, वो विलेज में रहता है भैया, गांव के अंदर। तो गांव के अंदर वो तो एमएलए के पास भी नहीं पहुंच सकता, वो ना मोदी जी के पास में पहुंच सकता, तो उसकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर पिक्चर के अंदर आते हैं, उसको दिखता है भैया गाँव के अंदर कौन दिखता है, उसे दिखता है सरपंच। तो वो भागा भागा किसके पास में जाता, बोलता है सरपंच जी हमारे तो ये हो गया, लाइट नहीं आ रही। फिर सरपंच जी भागते हुए जाते भैया वहां के नेता के पास में, एमएलए के पास में, फिर एमएलए से जाते हैं वो स्टेट के अंदर, मतलब वो सारी बात पहुंचानी उनको मोदी जी तक। तो इस तरीके से चलता है। तो इसीलिए क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। अगर ऐसा होता कि पावर एक के पास में होती तो कभी भी लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, और वहीं पे अगर पैसा भी देना हो तो यहाँ पर ये विलेज वाले लोग डिसाइड करेंगे कि भैया हमें ये काम करवाना है, रोड बनवानी है, टंकी बनवानी है, तो उससे क्या होगा, उनका जो पैसा है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है बहुत ज़्यादा जरूरी, यही हम लोग इसमें लिखेंगे। इसमें मैंने थोड़ा स्ट्रेच किया ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। आपको यहाँ पर ये 5 से 6 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो गए। तो अब हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर ये जो डिसेंट्रलाइजेशन रहता है कि money is best spent on the development in decentralization because the local peoples having the better knowledge of their local problem। अभी मोदी जी को क्या पता कि भैया आप लोग कौन से अपनी जगह पे रह रहे हो, कौन सा आपका गांव है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही, ये तो लोकल लोगों को पता होगा, वहां के रहने वाले लोगों को पता होगा। तो इसीलिए वहां पर पंचायत को एक पावर दी जाती है। पंचायत से अगर उसके पास में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वो इस तरीके से करते करते ऊपर वो पहुंचती है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है कि इट हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एट अ लोकल लेवल। वहीं पे जैसे कि मान लो कि आपको समझो कि आपके घर के आगे जो सड़क है उसके ऊपर गड्ढा है, और आप इसके लिए मोदी जी को खत लिख रहे हो, तो क्या लॉजिक निकलेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेकिन वहीं पे क्या होगा, मोदी जी ने थोड़ी सी पावर पंचायत को दे रखी है, काम पंचायत का, तो पंचायत हाथों हाथ काम करेगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्ट करेगी। तो उससे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम्स थी लोकल लेवल के ऊपर ही सॉल्व हो गई। नेक्स्ट आता है कि इट provides a platform for the direct participation of the peoples in decision making, कि वहां पे लोग जो है डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर ये सरपंच के ऊपर जा सकते हो कि भाई ये कैसे कर दिया, तो ये सही नहीं है, ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स इन प्रमोटिंग द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में आता है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखो ध्यान से कि डिस्क्राइब एनी 5 ways in which वुमेन इन इंडिया, यहाँ पे बात करी जा रही वुमेन इन इंडिया आर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड और ऑप्रेस्ड। अब ये देखो सेम यही एक स्टेटमेंट देकर के बोला गया, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। तो भैया सिंपल सी बात, एक बार आप खुद सोच करके देखो, आप अपनी बहन या फिर अपनी मम्मी या फिर आप किसी को भी देखो, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है लिटरेसी को लेकर के। अब जैसे कि लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करता हूं, तो आप देखो कि आपके जो दादाजी थे, ठीक है, आप पूछना कि आपके दादाजी एजुकेटेड होंगे, बहुत सारे, इसका कमेंट जरूर से करना जो भी स्टूडेंट यहाँ तक देख रहे हैं। और जो दादी जी हैं वो कम पढ़ी लिखी होंगी या फिर वो पढ़ी ही नहीं होंगी। ठीक है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है, ऐसा इसलिए है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। सेकंड, कि जब कभी भी वर्क करने का काम आता है या फिर कोई भी चीजें होती हैं तो वहां पर मेन को पावर ज्यादा दी जाती है एज कंपेयर टू वुमेन। फिर थर्ड, कि वहां पर अनइक्वल वेज होती है, मतलब कि अनइक्वल उनकी सैलरीज रहती हैं, वो काम ज्यादा करते हैं लेकिन उनको सैलरीज कम मिलती हैं। और लास्ट के अंदर उनके साथ में जो वर्क प्लेस होता है वहां पर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन रहता है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के रहता है, वहां के लोगों को लेकर के रहता है। और फोर्थ, जो उनकी एजुकेशन है उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है कि उनके एजुकेशन को एक पॉइंट पर आकर के रोक दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपकी दादी जी जो हैं वो पढ़ना चाहती होंगी, आपकी मम्मी भी पढ़ना चाहती होंगी, लेकिन उनको रोक दिया गया होगा कि तेरे भाई को पढ़ाना है, उसके लिए हमें पैसे सेविंग करनी है, तो तेरे भाई को पढ़ाना है। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिस वजह से इंडिया के अंदर वुमेन को क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अब हम लोग यही इसमें एक्सप्लेन करेंगे, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको समझने में बहुत कम टाइम लगेगा, अब आपको ये मैं बता रहा हूं ना, बहुत फास्ट आप है ना
सब कुछ फोड़ फाड़ के रख, लेकिन यार सब्सक्राइब भी कर लिया करो। मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन कर लिया करो तुम्हारे हिसाब से। अब देखो, सबसे पहले मैंने बोला लो लिटरेसी रेट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली 54% ऑफ वुमेन आर लिटरेट एज कंपेयर टू 76% ऑफ मैन। नेक्स्ट आता है कि फ्यूअर हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, दैट डिस्पाइट ऑफ परफॉर्मिंग वेल इन स्कूल्स मैनी गर्ल्स ड्रॉप आउट बिकॉज फैमिली प्रायोरिटाइज बॉयज एजुकेशन। ये एक बार आप लोग अगर कोई है तो देखना कि आपके ब्रदर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है आपके सिस्टर से, लेकिन अब उल्टा हो रखा है, सिस्टर्स को ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि पता लगता है कि जो लड़के हैं ना ये ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब यार, मतलब लड़के जो हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन लड़कियां जो होती हैं आप खुद देखो कि उनकी राइटिंग अच्छी होती है, वो अच्छे तरीके से कम पढ़ाई करके ज़्यादा मार्क्स ले आती है, उनके हमेशा मार्क्स अच्छा आता है, लेकिन पढ़ने में वो अच्छी होती है, लेकिन घर वालों को लगता है कि हमारा तो ये जो लौंडा है यही हमारे क्या करेगा, सारे के सारे सपने पूरे करेगा, और वो कुछ और ही करता रहता है, उसको मतलब ही नहीं है एजुकेशन से। आज छुटा तो सभी लड़कों की किताब, लड़कियां तो फिर भी एक बार सोचेंगी कि नहीं मुझे पढ़ना है आगे, लड़के ठीक है भैया हम तो छोड़ने को तैयार हैं। ठीक है, हाँ अब हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते। और नेक्स्ट आता है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन इन टॉप जॉब्स, फ्यू वुमेन्स होल्ड द राइट ऑफ हाई पेइंग और प्रेस्टिजियस जॉब इवन दो दे वर्क लॉन्गर आर एवरेज देन मैन। कि उनके पास में काफ़ी कम रहता है कि जैसे कि टॉप पोजीशंस उनको नहीं दी जाती, काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। नेक्स्ट आता है कि अनइक्वल पे वुमेन्स आर ऑफन पेड लेस देन मैन फॉर द सेम वर्क डिस्पाइट द लॉ। डिस्पाइट का मतलब होता है ऐसे लॉस होने के बावजूद, जैसे कि जो लॉ ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के इसके तहत क्या होता है कि सभी को इक्वल वेजेस वगैरह दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इसके बाद में जो आता है वो आता है जेंडर बेसिस एंड वायलेंस। तो यहां पर ये आता है कि प्रैक्टिसेस लाइक सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस हैव रिड्यूस्ड द चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड वुमेन फेसेस हार्समेंट एंड वायलेंस एट अ होम। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन कास्ट टेक अ डिफरेंट फॉर्म इन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नेक्स्ट आता है कि एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट आता है कि मतलब नेक्स्ट बोल रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब कास्ट का मतलब बताओ, एक बार आप खुद बताओ कि कास्ट, देखो एक बार आप लॉजिकली खुद सोच करके देखो, आप एक बहुत मतलब एक शहर के अंदर आप रहते हो, आपके जो जाति है उसको लेकर के एक अलग ही लगाव होता है, चाहे से कोई कुछ भी कहे। जैसे कि अभी मैं जाट हूँ, ठीक है, क्या हूँ, मेरी जो जाति है वो है जाट, ठीक है, मैं एक जाट हूँ। तो अगर कोई मुझे जाट के लेकर के, जाट कम्युनिटी का लेकर के अगर कोई भी चीज़ होती है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। अगर कोई मुझे कहेगा कि हमारे जाट समाज को बढ़ाने के लिए आप इनको वोट दो, तो मैं उसको वोट देने की एक बार सोचूंगा। तो यही होता है, कास्ट के अंदर भी यही होता है, पॉलिटिक्स के अंदर भी यही होता है कि वो इसी के बेसिस के ऊपर लोगों से वोट मांगते हैं कि भैया जाट समाज को हमें आगे बढ़ाना है, आप लोग वोट करो, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अभी जैसे कि नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब इसमें कैसे कैसे चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स कैसे हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है कि कास्ट बेस्ड पार्टी अपील, की पार्टीज जो हैं अपील्स टू स्पेसिफिक कास्ट फॉर द वोट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फॉर एग्जांपल दे प्रॉमिस द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप। एंड नेक्स्ट इसमें आता है कि कास्ट बेस्ड कैंडिडेट सिलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज चूज अ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द कास्ट कैलकुलेशन टू विन द वोट्स। की भैया वो बहुत चतुर होते हैं, वो देखते हैं कि इस कास्ट के लोग ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं तो इसके अंदर इसी की जाति का वो आदमी खड़ा कर दो ताकि वो जीत जाए। नेक्स्ट फिर इसके अंदर आता है वो आता है कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन, कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज अ कास्ट ग्रुप टू बिल्ड सपोर्ट एंड ऑफन रैलीज और मीटिंग्स। कि भैया वो क्या करते हैं कि एक रैलीज निकालते हैं, मीटिंग्स करते हैं, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ जाटों के लिए या फिर यादव के लिए या फिर राजपूत के लिए, बहुत सारी अलग अलग कास्ट होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है कास्ट एंड पॉलिसीज डिसीजन। इसके अंदर क्या होता है कि भैया वो बोलते हैं कि हम है ना हमारी जाति के लिए हम लोग ये करने वाले हैं, ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस वो करते रहते हैं। तो ये होता है इंडियन पॉलिटिक्स में। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि व्हाट फॉर्म डज अ कम्युनलिज्म टेक्स इन पॉलिटिक्स। कि कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब कम्युनलिज्म जो है किस तरीके से काम में लिया जाता है, मतलब एक बार आप खुद सोच करके देखो। कम्युनलिज्म का मतलब ये होता है कि आप एक किसी भी जाति, ठीक है, आप एक किसी भी जाति को उठा करके बोलो कि भैया आपके पास में 100% राइट है, आप जो चाहोगे वो करोगे, आपके
साथ में सारे के सारे लॉज हैं, आप ही सबसे सुपीरियर हो, बाकी के सारे माइनर है। एक बार सोच करके देखो, अगर ऐसी कंडीशन होती तो इसमें आपकी गलती थोड़ी है कि आप किसी एक स्पेसिफिक कास्ट के अंदर पैदा हो गए और आपकी कास्ट ऊंची नहीं है, तो इसमें आपकी गलती थोड़ी है। तो इसीलिए हमारा इंडिया तो एक सेक्युलर है, हमारे इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हम लोग तो जबकि बोल के होते हैं कि जो माइनॉरिटी में होते हैं उसके लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, उनको अलग अलग हम लोग सपोर्ट देते हैं ताकि वो भी आगे बढ़ पाए। लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर अगर ऐसा नहीं होता है तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, गलत है। तो अब आप इसको कैसे बताएंगे? तो हम लोग इसे बोलेंगे, सबसे पहले क्या होता है कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है कि इज द आइडिया दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर्स। इट आल्सो मीन्स सीइंग दैट द पीपल्स हु फॉलो द डिफरेंट रिलीजन आर द एनिमीज, कि वो जो दूसरे लोग हैं वो एनिमीज, एंड बिलीविंग दैट द इंटरेस्ट ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। कि भैया सिंपल सी बात है कि आप लोग जिस भगवान की पूजा करते हो या फिर आपके जो भी फॉलोअर्स थे, आपके पेरेंट, आप तो कुछ नहीं जानते, आपके पेरेंट्स जानते, आपके पेरेंट्स ने बताया कि हम लोग इस जाति के हैं, इस धर्म के, उनको पेरेंट्स ने बताया, उनके पेरेंट्स को एक बार लास्ट में जाकर के देखोगे तो उनके पास भी तो ए और बी चॉइसेस होंगी। जब ये रिलीजन्स बने होंगे तो उनके पास में ए और बी चॉइसेस होंगी, तो उन्होंने सेलेक्ट ही तो किया था, ठीक है, उन्होंने सेलेक्ट ही तो किया था, उसी को ही तो हम लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, तो इसीलिए इसको हटाया गया था कि यहाँ पर जो नेक्स्ट बच्चा पैदा हुआ है या फिर जो भी बच्चा है उसकी क्या गलती, वो तो जानता भी नहीं था कुछ भी, वो तो उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स उन्होंने फॉलो करते हुए आए, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि रिलीजियस प्रीड जज हो जाता है कि भैया ये हमारी जाति का लोग, इसे छोड़ दो, ये गलत है। नेक्स्ट ये आता है कि पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजन हो जाता है, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स यूज द रिलीजन टू गेन द वोट्स बाय अपीलिंग टू ए स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप, की एक स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप को वहां पर टारगेट करने के लिए वो ये करते हैं। नेक्स्ट ये आता है डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिसीज होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो रहती हैं एक ही रिलीजन को अगर फेवर करेंगी कैसे चलेगा। नेक्स्ट ये आता है कि कम्युनल वायलेंस होता है, कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो रिलीजियस ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, दंगे हो जाते हैं, क्लैशेस होने लग जाते हैं। नेक्स्ट फिर इसके बाद में क्या आता है कि सेक्युलरिज्म is an ideology of some political parties or a person, but it is the one of the foundation of our country. Explain the statement। भैया सारा का सारा जो सेक्युलरिज्म है ना, ये जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप बाहर की कंट्रीज के अंदर जब आप देखेंगे कि वहाँ पर जैसे कि जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, जहाँ पर भी जो भी मेजर जो लोग हैं वो माइनर लोगों को दबाते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते, उनके साथ में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं होते। इंडिया के अंदर हम लोग जबकि प्रायोरिटी देते हैं कि हाँ भैया आप भी हो, आपके लिए हम लोग रिजर्वेशंस वगैरह करते हैं, जो भी चीज़ें हैं हमारी सरकार कर सकती है वो सब चीज़ें करती है। तो यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। जैसे कि हम लोग इसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन, कि सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द गवर्नमेंट डजंट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन और ट्रीट्स ऑल द रिलीजन्स इक्वल, जो कि हमारे इंडिया के अंदर होता है। इट इंश्योर दैट द रिलीजन बिलीफ डू नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट एंड नो पर्सन इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन द रिलीजन। नेक्स्ट फिर इसके बाद में आता है क्या क्या होता है सेक्युलरिज्म इन इंडिया का मतलब क्या है, कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है फॉर इंडियन स्टेट्स, अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका और इस्लाम इन पाकिस्तान। की इस्लाम का एक अलग स्टेट, जैसे कि वहाँ पर क्या करते हैं कि वो बुद्धिज्म को ज़्यादा मानते हैं और पाकिस्तान में इस्लाम को ज़्यादा मानते हैं। वहाँ पे बाकी के जितने भी रिलीजन है वो जो लोग हैं वो उनको दुश्मन लगते हैं, वो बिना किसी काम के ही मारते हैं, बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो मारते हैं। लेकिन एक बार खुद सोच करके देखो, जिसको आप मार रहे हो अगर कल को आप उसकी जगह पे आ जाओगे फिर क्या करोगे? ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी, की वो यहाँ पर बोलता है कि भैया आपको लगता है कि मुझे इस रिलीजन में नहीं रहना, मुझे दूसरे में जाना है, वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है सेक्युलरिज्म में। नेक्स्ट ये आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि जो रिलीजन के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन उसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट्स टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर द इक्वलिटी विद द रिलीजियस कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल इट एबोलिश द अनटचेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था कि जो ऊंची जाति के लोग थे वो नीची जाति के लोगों को नहीं छूने देते थे, या फिर जो भी था, ये सब किससे खत्म हुआ, ये सेक्युलरिज्म से खत्म हुआ। नेक्स्ट फिर इसके बाद में ये आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्लेस अ मेजर रोल इन डेमोक्रेसी। एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स टू जस्टिफाई, 2018 में पूछा गया था। अब एक स्टेटमेंट देकर के सेम यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपको इसको समझना है।
कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या है। सबसे पहले सरकार बनाना, फिर उसके बाद में लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सरकार को सही ढंग से रन करना, ये 3-4 फंक्शन होते हैं। तो अभी हम लोग यही करेंगे कि सबसे पहला फंक्शन क्या है कि पार्टी क्या करेगी, सबसे पहले कॉन्टेस्ट करेगी। जैसे कि इन मोस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर फाइट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट ये आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज पुट्स अप डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स कैन चूज फ्रॉम देम, कि जो वोटर्स के पास में रहता है कि भैया क्या आपको चूज करना है, क्या नहीं करना, क्या क्या पॉलिसीज हैं, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। नेक्स्ट ये आता है कि पार्टीज प्लेज अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री, कि भैया एक कंट्री के लॉ के लिए भी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है कि पार्टी शेप्स द पब्लिक ओपिनियन एंड दे रेज एंड हाईलाइट्स द इश्यूज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यहाँ पर कि पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। फिर इसके अंदर ही एक सेकंड ये है कि रोल ऑफ अपोजिशन क्या है, कि अपोजिशन रोल इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी एज इट वॉइसेस विद द डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर एंड रॉन्ग पॉलिसीज। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं, फिर कुछ भी ऐसा करते हैं, तो ये जो सामने वाली हमारी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, ये आसानी से करने नहीं देती। अगर ये नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, अगर ये नहीं होती तो अभी तक पता नहीं क्या क्या लॉस आ जाते बिना किसी सोचे समझे, क्योंकि हो सकता है कि जो नेक्स्ट पार्टी वो भी गलतियां करे, ठीक है। इसीलिए जरूरी होता है रोल ऑफ अपोजिशन भी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए डेमोक्रेसी, एनालाइज दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल। और फिर इसके बाद में बोला गया कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती, कोई भी 4 रीजन आप लोग बताओ। तो अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो भैया देखो, सबसे पहले तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इफ we don't have the political parties in a situation, every candidate in election will be independent, कि भैया हर कोई बोलेगा कि मैं राजा मैं राजा, ठीक है। वहां पर किसी का कोई रूल ही नहीं है, कोई भी अकाउंटेबल ही नहीं है। जैसे कि आपने सोचा कि भैया सब कुछ छोड़ो, कोई भी कुछ भी नहीं है, हर कोई अपने आप के अंदर राजा है, अब करवा लो किसी से काम। अब आपके जैसे कि सरपंच जो हो गए, अगर आपके गांव के अंदर 15 सरपंच हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेगा, बोलेगा इसके पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ, और ऊपर भी कोई भी नहीं है, तो सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, कुछ भी नहीं चलेगा। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल्स, कि कोई भी मेजर पॉलिसी के लिए बोलेगा हम तो नहीं करवा रहे, वो बोलेगा मैं भी नहीं करवाऊंगा, और कुछ करेंगे वो करवाएंगे कहां से, क्योंकि बाकी के नहीं मानेंगे, क्योंकि सभी के पास में इंडिपेंडेंट पावर है ना। नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट मे बी फाउंड बट इट यूटिलिटी विल रिमेन अर्स, सरकार बना लो लेकिन पावर तो सभी के पास में, ठीक है। हम मेजर जो प्रॉब्लम है, सभी लोग दब के रहते हैं, वो रहते हैं पावर के नीचे, ठीक है। अब आपको ये लगता है कि ये सब ऐसी नहीं, सबके पास में एक लिमिटेड पावर, और पता है कि हमारे ऊपर कौन है, अगर हमने गलती करी तो हाथों हाथ फायर कर दिए जाएंगे, समझे। और नेक्स्ट ये आता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल, कि आपके गांव के जो सरपंच हैं, आपके जो एमएलए हैं, अगर वो कोई भी चीजें करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं करते, आप उनसे अकाउंटेबल पूछ सकते हो कि भाई तूने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था। वो आपसे अकाउंटेबल हैं, कि आपको बताना पड़ेगा, और वो ऊपर जो सरकार है उनको भी उन्हें बताना पड़ेगा, ये होता है इसका मतलब। और नेक्स्ट ये आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टी सिस्टम। तो बाय पार्टी सिस्टम के नाम से ही क्लियर है, बाय का मतलब दो पार्टी सिस्टम होता है, तो यही हो गया कि बाय पार्टी सिस्टम है सिस्टम इन डेमोक्रेसी वेयर ओनली 2 मेजर पार्टीज हैव द फेयर चांस ऑफ विनिंग इन इलेक्शन, और इसको हम लोग 2 पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि इसको फॉलो करती है। और नेक्स्ट आता है कि इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फाउंड बाय द वन पार्टी एंड अदर प्लेज द रोल ऑफ अपोजिशन। अब मेरिट्स क्या क्या है, दिस सिस्टम अलाउज द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एज नो कोलिशन इज देयर। और डीमेरिट्स क्या है इसकी, कि इन दिस सिस्टम देयर आर ओनली 2 मेन पार्टीज हैविंग द चांसेस ऑफ विनिंग एंड मेजोरिटी सीट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, कि भाई यहाँ पर तो बस 2 ही लोग हैं, हमें जरूरी थोड़ी 2 पसंद है, हमें तो तीसरा पसंद आ रहा है, तो लेकिन वो चॉइस ही नहीं है। और मेरिट्स इसकी ये हैं कि भैया स्टेबिलिटी बनी रहती है, कि ए और बी आपस में समझौता कर लेते हैं और आसानी से सरकार चलती है। और फिर इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है, ये बड़ा ही शानदार और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अब इसमें अलग अलग पूछे गए और मैं एक ही बात बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले बोला गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस आर नोन एज अकाउंटेबल। फिर इसके बाद में बोला गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर लेगमाइट गवर्नमेंट। और नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट में बोला गया है कि हाउ डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स एंड एक्सेप्टेशंस टू द सिटीजन, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। तो मतलब इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, तो मैंने एक ही में इंक्लूड कर दिया है। तो अब देखो,
देखो, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल क्यों है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल्स, कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स एंड मस्ट रिस्पॉन्ड टू देयर नीड्स एंड डिमांड। कि अगर आज हमारी जो गवर्नमेंट है हमारी डिमांड्स के लिए काम नहीं करेगी तो हम लोग हाथों हाथ हटा देंगे, क्योंकि हम क्या है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के निवासी हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंट डिसीजन इन डेमोक्रेसी आर मेड बाय फॉलोइंग प्रोसीजर्स एंड सिटीजंस हैविंग द राइट्स टू नो हाउ दे आर मेड। कि उनके पास में प्रॉपर राइट है कि आप जाकर के पूछ सकते हो कि भैया आपने जो सरपंच साहब है या फिर एमएलए सर हैं कि आपने ऐसा कैसे ले लिया, आप पूछ सकते हो, हर एक चीज़ डिटेल के अंदर ही आपका अधिकार है। और नेक्स्ट आता है रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, आपके पास में चॉइस है कि आपको लगता है कि यार ये जो हमारा एमएलए था ना ये काम का नहीं था, इसने वादे तो किए थे लेकिन पूरा नहीं किया, तो आपके पास में अगली बार 3 नई चॉइसेस रहेंगी, ए, बी और ये पुराने वाला सी। तो आप इसको तो हाथों हाथ बड़े हट बुड़बक ऐसे करके आप इसे हटा दोगे, क्योंकि आपके पास में चॉइसेस आ गए ना। रेगुलर इलेक्शन हो रहे, 5 साल का वेट करना, आपने हटा दिया, काम नहीं किया, भाग जाए यहाँ से। और अगले वालों को इससे 2 को डर रहेगा कि भैया ये तो हटा देंगे, खतरनाक लोग हैं भाई। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वही आता है कि डेमोक्रेसी एक रिस्पॉन्सिव होती है, अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल्स, कि डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट वर्क ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स एंड रिमेन आंसरेबल टू देम। कि भैया वो गवर्नमेंट जो है वो बनाने से नहीं चलती, रिस्पॉन्सिबल है लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही, वो सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट ये आता है रूल्स ऑफ लॉ, डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन द रूल्स एंड प्रोसीजर्स इंश्योरिंग द फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि यहाँ पर जितने भी हमारे जो चैलेंजेस हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, मैं चैलेंजेस बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या डिसीजंस जो हैं वो किसके बेसिस के ऊपर हैं, वो इस बेसिस के ऊपर हैं कि सारा का सारा हमारा एक लॉ है उसके बिहाफ के ऊपर ही सारी चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट ये आता है कि करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स का मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी अलाउ गवर्नमेंट्स टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स थ्रू द पब्लिक फीडबैक एंड डिबेट। कि उनके पास में कि ये रहता है कि भैया क्या गलती होगी आप हमें बता दो, हम उसे कम खत्म कर देते हैं या फिर हम उसे चेंज कर देते हैं। ये किस में होता है? डेमोक्रेसी में। इसीलिए डेमोक्रेसी क्या होती है? एक रिस्पॉन्सिव होती है। अब इसके बाद में आता है कि डेमोक्रेसी लेगमाइट। अब ये लेगमाइट कैसे होती है? तो अब हम लोग इसे बोलते हैं कि ये इलेक्टेड बाय द पीपल्स होती है, कि इट चूजन थ्रू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन गिविंग इट अथॉरिटी टू गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। अब देखो है क्या, डेमोक्रेसी में कहते ही हैं कि टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और यहां पर ये जो डरा हुआ कौन है? ये डरा हुआ आदमी है। ये किससे डरा हुआ? ये डरा हुआ पुलिस से, कि मुझे किसी फालतू के केस में अंदर ना फंसा दे, ये ना कर दे। और है इसी के लिए सरकार, लेकिन यही सरकार से डरा हुआ है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है रूल्स ऑफ लॉ, कि क्या क्या रूल्स है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ लॉज एंड प्रोसीजर्स। की जो भी हमारे सेट ऑफ लॉज एंड प्रोसीजर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो काम करती है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल्स एंड कैन बी क्वेश्चनड और चेंज इफ इट फेल्स टू डिलीवर। कि भैया उनके पास में ये रहता है कि लोगों को जवाब देना है, अगर नहीं करेंगे तो वो कैसे चेंज कर देते हैं? ऐसे चुटकी बजा के चेंज कर देते हैं और अगली बार कोई और आ जाता है। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आई थिंक कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ तक देख रहे हैं, भैया एक बार जल्दी से अपना एक सीक्रेट कोड बता देता हूँ मैं, जो कि बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ, वो है हमारा 420 का। क्योंकि हम लोग क्या है, वो है हम लोग है बदमाश, क्योंकि हम पूरा पूरा पढ़ाई करते हैं, इसीलिए बदमाशी का कोड है। क्या है? 420। और बताना मत, कमेंट करते ना बस, फिर बाकी के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे देख के कि 420 420 420 क्या है। कंफ्यूज होने दो, आज देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इसे एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। डेमोक्रेसीज लीड्स टू द पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमॉन्ग द सिटीजन, सपोर्ट द स्टेटमेंट। ये कितनी बार पूछा गया? 13 में, 15 में, 18 में, 22 में। तो भैया डेमोक्रेसी दूसरों से इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग द सिटीजन। सेकेंड आता है कि इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कि हर किसी का सम्मान करते हैं, किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सभी के इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सभी को इक्वली पावर दी जाएगी। इट also improve the quality of decision making, कि उनके फेवर के अंदर डिसीजन आते हैं, क्योंकि सामने ओपोजिशन बैठा है और सामने वो बैठा है जो कि आप हो, आपको डिसीजन देना पड़ेगा। जैसे कि हमारे चैनल भी तो डेमोक्रेटिक है। अगर मैं कुछ भी उल्टा सीधा कर देता हूँ, आप लोग कमेंट में टाइप कर देते हो, अरे भैया 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 गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। तो ये होता है। नेक्स्ट ये आता है कि इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, की जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इनको भी आप रिजॉल्व कर सकते हो। एंड इट गिव्स द रूम टू करेक्ट द मिस्टेक, और यहाँ पर लोगों को गलती सुधारने के भी मौके हम लोग देते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े दिल के लोग हैं।
और नेक्स्ट ये आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेगमाइट गवर्नमेंट, की भैया ये जो है पूरा पूरा हमारे साथ ही चलता है, हम अगर नहीं चाहते तो चीज़ें खराब कर सकते हैं। तो ये है, तो यही था आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पर हिस्ट्री का और साइंस का भी वीडियो आ रहा होगा, तो वो भी देख लेना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।